प्रमोशन वाले दिन मुझे लगा था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। मुंबई की एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी में मुझे ऑपरेशंस डायरेक्टर बनाया गया था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, छोटा सा केक था और दिल में यह उम्मीद थी कि राहुल आज पहली बार मेरी मेहनत पर गर्व करेगा। लेकिन जैसा ही वह घर के अंदर आया, उसने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर पटका और मेरी तरफ देखे बिना ही बोला, तुम्हारी इस नौकरी और प्रमोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। कल सुबह माँ और मीनू कानपुर से यहाँ आ रही है। अब ऑफिस का भूत उतार कर उनकी सेवा में लग जाओ। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से गुलदस्ता गिर गया। मैंने हैरानी से पूछा, राहुल, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? राहुल जोर से हंसा। उसकी हंसी में वही पुराना घमंड था जो पिछले 12 सालों से मैं सहती आ रही थी। वह बोला, पत्नी से पूछकर फैसला करूँगा क्या? मेरा परिवार है वो। मीनू का तलाक हो चुका है, उसे सहारे की ज़रूरत है और माँ अब अकेली नहीं रहेगी। दोनों कल से इसी घर में रहेंगी। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, और मेरा क्या राहुल? मैं इस घर में कौन हूँ? राहुल तुरंत मेरे करीब आ गया और उंगली दिखाते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी का काम घर और परिवार संभालना होता है। डायरेक्टर बन गई हो तो अपना घमंड ऑफिस में ही छोड़कर आना। यहाँ तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। यह सब मेरे लिए नया नहीं था। शादी के 12 सालों में राहुल ने कभी मेरी कमाई की इज्जत नहीं की थी। इस घर का 75% किराया मैं देती थी। बिजली का बिल, राशन, मेड की सैलरी, उसकी माँ की दवाइयाँ और यहाँ तक कि उसकी बहन मीनू के बच्चों की फीस तक मेरी सैलरी से जाती थी। लेकिन रिश्तेदारों के सामने राहुल हमेशा यही दिखाता था कि घर उसी के दम पर चल रहा है। मैं हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाती थी, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि घर की बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए। लेकिन उस रात राहुल की आंखों में मेरे कैरियर के लिए जो नफरत थी, उसने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पहली बार पूरी तरह शांत था। मैंने अपनी शादी की अंगूठी उंगली से निकाली और डाइनिंग टेबल पर रख दी। राहुल ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है राहुल, कल शाम जब तुम अपनी माँ और बहन को लेकर वापस आओगे, तब सबको अपनी असली जगह मिल जाएगी। राहुल बहुत चक्कर रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। मैं बिना घबराए बोली, कल खुद देख लेना। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। लेकिन उस रात मैंने एक ऐसा फैसला कर लिया था जो आगे 24 घंटे में राहुल की पूरी दुनिया बदलने वाला था। अगली सुबह जैसे ही राहुल अपनी माँ और बहन को स्टेशन से लेने निकला, मैं ऑफिस में इमरजेंसी लीव डाल दी। पिछले 12 सालों में पहली बार मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ करने वाली थी। मैंने सबसे पहले अपने वकील दोस्त प्रीति को फ़ोन किया, फिर सोसाइटी ऑफिस जाकर ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी की। उसके बाद एक ताले वाले को बुलाया और शाम तक के लिए एक मूवर्स एंड पैकर कंपनी भी बुक करा दी। घर लौटकर मैंने अलमारी से सारे ज़रूरी कागजात निकाले, फ्लैट की लीज, बैंक स्टेटमेंट, बिजली के बिल, मेंटेनेंस की रसीदें और राहुल के वो सारे मैसेज जिनमें वह मुझसे पैसे मांगता था। एक एक कागज़ मेरी चुप्पी की कहानी बयां कर रहा था। बाहर की दुनिया राहुल को इस घर का मालिक समझती थी, लेकिन सच यह था कि इस घर की हर ईंट में मेरी मेहनत लगी थी। मैं दोपहर भर बिना रुके काम करती रही। शाम तक राहुल का सारा सामान पैक होकर स्टोरेज गोदाम भेजा जा चुका था। घर में अब सिर्फ मेरी किताबें, मेरी पेंटिंग और मेरे पौधे बचे थे। शाम के करीब 7 बजे डोरबेल बजी। मैं पहले से तैयार खड़ी थी। डिजिटल लॉक का पासवर्ड सुबह ही बदल दिया गया था। बाहर राहुल अपनी माँ सुशीला देवी और बहन मीनू के साथ खड़ा था। उसके हाथ में बड़े बड़े सूटकेस थे। उसने पुराना पासवर्ड डाला, लेकिन लॉक नहीं खुला। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार मशीन लाल रंग का संकेत देकर बता रही थी कि पासवर्ड गलत है। कुछ सेकंड बाद मैंने अंदर से दरवाज़ा खोला, लेकिन सुरक्षा वाली लोहे की चेन लगी रहने दी। राहुल ने जैसे ही अंदर झांका,
उसका चेहरा देखने लायक था। हॉल पूरी तरह बदल चुका था। उसका पसंदीदा सोफा गायब था। उसकी घड़ियाँ, गिटार, ऑफिस फाइलें, जूते, कपड़े, यहाँ तक कि उसका सेविंग किट तक वहाँ नहीं था। पूरा घर शांत और खाली दिखाई दे रहा था। राहुल गुस्से से चिल्लाया, नंदिनी, ये सब क्या है? मेरा सामान कहाँ है? मैंने चेन हटाई, लेकिन दरवाजे के सामने खड़ी रही ताकि कोई अंदर न आ सके। फिर शांत आवाज़ में बोली, यह कोई तमाशा नहीं है राहुल, यह एक सीमा है जो मुझे बहुत पहले खींच देनी चाहिए थी। सुशीला देवी तुरंत आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ में वही पुरानी अकड़ थी। बहू, तुम्हारी अकल ठिकाने है या नहीं? अपने पति और सास को घर के बाहर खड़ा रखोगी? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं किसी सास को नहीं रोक रही माँ जी, मैं उस आदमी को रोक रही हूँ जिसने 12 साल तक मुझे सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी और ATM मशीन समझा। मेरी बात सुनकर राहुल का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में सूटकेस जमीन पर पटक दिया और बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? यह मेरा घर है, हटो सामने से। मैं बिना डरे अंदर गई और नीली फाइल उठाकर उसके हाथ में थमा दी। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गलतफहमी में मत रहो राहुल, यह फ्लैट मेरे नाम पर लीज पर है। इसका डिपॉजिट मैं अपनी PF से दिया था। सोसाइटी के रिकॉर्ड में प्राइमरी ऑनर मैं हूँ और जहाँ तक तुम्हारे सामान की बात है, वह सुरक्षित रूप से एक स्टोरेज गोडाउन में रखवा दिया गया है। उसका पता और रसीद इस फाइल में है। मेरी बात खत्म होते ही मीनू घबरा कर राहुल की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, आपने तो कहा था कि भाभी बहुत खुश है और उन्होंने खुद हमें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। मीनू की बात सुनकर पहली बार राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ चुका था कि अब उसके झूठ की दीवार धीरे धीरे टूटने वाली है। मीनू की बात सुनते ही वहाँ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने जल्दी से नीली फाइल खोली और एक एक पन्ना पलटने लगा। हर पन्ना उसके झूठ के पर्दे खोल रहा था। बैंक स्टेटमेंट साफ बता रहे थे कि पिछले कई सालों से घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, उसकी माँ की दवाइयाँ और यहाँ तक कि मीनू के बच्चों की स्कूल फीस तक मेरी सैलरी से जाती थी। राहुल की उंगलियां कांपने लगी। उसे शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि जिस औरत को वह हमेशा दबा कर रखता था, वही इस पूरे घर की असली नींव थी। मीनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, भैया, आपने तो हमेशा यही कहा था कि भाभी को अपनी नौकरी पर घमंड है। आपने कभी नहीं बताया कि इस घर का पूरा खर्च वही उठाती है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब था भी नहीं। दूसरी तरफ सुशीला देवी भी पहली बार खामोश थी। उनके चेहरे से वह पुरानी अकड़ गायब हो चुकी थी। राहुल ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, नंदिनी, मुझसे गलती हो गई। उसकी आवाज़ में पहली बार घमंड नहीं था, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई नरमी नहीं बची थी। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, गलती एक बार होती है राहुल, तुमने यह गलती 12 साल तक हर दिन दोहराई है। हर बार जब तुमने मेरी मेहनत को छोटा समझा, हर बार जब तुमने मुझे सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ समझा, हर बार जब तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सोसाइटी के सेक्रेटरी 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, मैडम, सब ठीक है ना? राहुल यह देखकर और बौखला गया। वह गुस्से में बोला, नंदिनी, तुमने बाहर वालों को हमारे बीच क्यों लाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए राहुल, शर्म उस इंसान को आनी चाहिए जिसने अपनी पत्नी को सालों तक इस्तेमाल किया और बदले में उसे सम्मान तक नहीं दिया। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने तुरंत कहा, सर, मैडम ने हमें पहले ही लिखित सूचना दे दी थी कि अगर कोई ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करे तो सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। यह सुनकर राहुल पूरी तरह चुप हो गया। उसे समझ आ चुका था कि आज खेल उसके हाथ से निकल चुका है। तभी मैंने फाइल से एक और लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने लिफाफा खोला तो उसके हाथ और ज़्यादा कांपने लगे। वह मेरे वकील की तरफ से भेजा गया कानूनी नोटिस था। राहुल ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। तुम सच में यह सब करना चाहती हो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा।
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बदला नहीं ले रही हूँ राहुल, मैं सिर्फ अपना सम्मान वापस ले रही हूँ और अब यह फैसला मैं किसी डर या मजबूरी में नहीं बदलूंगी। मेरी बात सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस औरत को वह हमेशा कमज़ोर समझता था, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत से भी ज़्यादा मजबूत बनकर उसके सामने खड़ी थी। लेकिन असली झटका उसे अभी लगना बाकी था, क्योंकि अगले ही पल मीनू ने ऐसा सच बोल दिया जिसने राहुल की बची कुची इज्जत भी ख़त्म कर दी। राहुल अभी भी हाथ में नोटिस लिए खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मीनू अचानक उसकी तरफ मुड़ी और बोली, भैया अब और कितना झूठ बोलोगे? आपने हम सबसे कहा था कि भाभी आपको इज्जत नहीं देती, घर को महत्व नहीं देती और सिर्फ अपने करियर के पीछे भागती है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। राहुल ने घबरा कर कहा, मीनू तुम नहीं समझती। लेकिन इस बार मीनू ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं भैया, अब मैं सब समझ गई हूँ। आपने हमें हमेशा भाभी के खिलाफ भड़काया। अगर आज यह फाइल सामने नहीं आती तो शायद हमें कभी सच्चाई पता ही नहीं चलती। सुशीला देवी भी पहली बार अपने बेटे की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, राहुल क्या यह सब सच है? क्या इतने सालों से घर का खर्च नंदिनी उठाती रही? राहुल ने नज़रें झुका ली। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। मेरे लिए यह पल अजीब था। जिन लोगों ने सालों तक मेरी बात सुने बिना फैसला सुनाया था, आज वही लोग सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन अब मेरे दिल में किसी को गलत साबित करने की खुशी नहीं थी। 12 साल तक लगातार टूटने के बाद इंसान के अंदर की भावनाएं भी थक जाती हैं। मीनू धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भाभी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा भैया की बातों पर भरोसा करती रही। मैंने कभी आपकी तरफ से सोचने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे उसमें वह घमंड नहीं दिखा जो हमेशा दिखता था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है मीनू, लेकिन कुछ रिश्तों के घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में समय लगता है। यह सुनकर राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने किए का एहसास हुआ था। वह मेरे सामने आकर बोला, नंदिनी मैं हार गया, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं समझा। मैंने तुम्हें अपनी सुविधा समझा। जब ज़रूरत पड़ी तब तुम्हारा इस्तेमाल किया, और जब तुम्हें सम्मान देने की बारी आई तब हमेशा पीछे हट गया। पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया। सिक्योरिटी गार्ड भी चुपचाप खड़े थे। राहुल की आवाज़ भर्रा गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा तो हो सकता है, लेकिन उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, राहुल अगर तुमने यह बात 5 साल पहले कही होती, शायद मैं तुम्हें एक मौका और दे देती। अगर 2 साल पहले भी कहते तब भी शायद सोचती, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैंने खुद को वापस पा लिया है और अब मैं फिर से खुद को खोना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर राहुल ने सिर झुका लिया। उसने बिना कुछ कहे अपने सूटकेस उठाए। सुशीला देवी और मीनू भी उसके पीछे चलने लगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और तीनों अंदर चले गए। जाने से पहले राहुल ने आखिरी बार मुड़कर घर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। दरवाज़ा बंद करके मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कंधों से सालों पुराना बोझ उतर गया हो। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। असली फैसला अभी बाकी था, और 6 महीने बाद अदालत में जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। घर में पहली बार अजीब सी शांति थी। ना कोई ताना, ना कोई आदेश, ना किसी को खुश करने की मजबूरी। मैंने धीरे से दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। मैंने मन ही मन कहा, माँ मैंने इस घर को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब घर ही इंसान का सम्मान छीनने लगे तब खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगले कुछ दिन राहुल के लगातार फ़ोन आते रहे।
कभी वह माफ़ी मांगता, कभी रोता, कभी कहता कि वह बदल जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, उन्हें ख़त्म होने में सालों लग जाते हैं। हमारा रिश्ता भी उसी दिन ख़त्म नहीं हुआ था जिस दिन मैंने दरवाज़ा बंद किया था। वह तो धीरे धीरे हर उस दिन ख़त्म होता गया था जब मेरी मेहनत को नज़रअंदाज किया गया, जब मेरे आत्मसम्मान को कुचला गया और जब मुझे एक इंसान की जगह सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ समझा गया। 6 महीने बाद अदालत में हमारी आपसी सहमति से अलग होने की प्रक्रिया पूरी हुई। कोर्ट में राहुल पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे का घमंड गायब हो चुका था। उसने अपने किए की आर्थिक जिम्मेदारियां स्वीकार की और जो पैसा वर्षों से मेरी कमाई से खर्च हुआ था उसका हिसाब भी चुकाया। जज ने जब आखिरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत भारी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते समय राहुल कुछ पल मेरे सामने खड़ा रहा, फिर बोला, नंदिनी, शायद मैंने ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बहुत देर से पहचानी। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, किसी इंसान की कीमत तब समझनी चाहिए जब वह आपके साथ हो, उसके जाने के बाद नहीं। राहुल की आंखें झुक गई। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसी शाम मेरे ऑफिस में मेरे प्रमोशन की पार्टी रखी गई थी। वही केक था, वही फूल थे और वही लोग थे जिन्होंने मेरी मेहनत को हमेशा सराहा था। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी। इस बार मेरी मुस्कुराहट बनावटी नहीं थी। पहली बार मैं बिना किसी बोझ के मुस्कुरा रही थी। मेरे सहकर्मियों ने तालियां बजाई और मुझे बधाई दी। मैं मंच पर खड़ी थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी। मैंने समझ लिया था कि रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता। रिश्ते की असली नींव सम्मान होता है। जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ प्यार भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। किसी भी इंसान को सिर्फ इसलिए सब कुछ सहते नहीं रहना चाहिए क्योंकि समाज उसे सहने की सलाह देता है। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा साहस होता है। उस रात जब मैं अपने घर लौटी तो बालकनी में खड़ी होकर मुंबई की चमकती रोशनियां देखने लगी। हवा में एक नई आज़ादी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई रिश्ता नहीं हारा था, मैंने खुद को वापस पाया था और ज़िंदगी में इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। घर ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, सम्मान और अपनापन से बनता है। और जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ से निकल जाना हार नहीं बल्कि एक नई और बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।